एक महिला दो मजदूरों से बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान उनसे कहती है कि भैया हमारा थोड़ा सा काम है, क्या काम कर दोगे? दोनों मजदूर पूछते हैं कि मैडम क्या काम होना है? तभी महिला ने कहा कि लगभग 2.5 फुट ऊंचा और 5 फुट वो चौड़ा है, एक चैम्बर जैसा है जैसे क्यारी होती है। उस पर एक स्लैब रखवाना है और साथ ही थोड़ा सा प्लास्टर होना है। जब इस तरह की बात आती है तो मजदूरों से पूछा जाता है कि इतने काम के तुम कितने रुपए लोगे? मजदूरों ने कहा कि मैडम वैसे भी दोपहर का समय हो गया है और हमें अभी तक कोई काम मिल नहीं पाया है। आप जो भी पैसा देना चाहो उतने ही पैसे दे देना, बाकी हम काम देख लेंगे। काम देखने के बाद हमें अगर कम पैसे लगेंगे तो हम आपको बता देंगे। इस तरह की बात आती है। दोनों मजदूर उस महिला के पीछे पीछे चले जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर काम था। जितना महिला ने बोला था उतना ही काम था, उससे कहीं ज्यादा कुछ था ही नहीं। इसलिए जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जो भी देना चाहो वो दे देना। अब इसके बाद फिर महिला उन्हें बताती है काम कैसे करना है। वो सीमेंट का घोल वगैरह तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो पास में ही एक मार्बल का एक स्लैब रखा हुआ था। उस मार्बल का स्लैब उसके ऊपर रखना था, चैम्बर के ऊपर, और उसके बंद करने के बाद फिर उसको प्लास्टर कर देना था। अब जैसे ही उस चैम्बर को ढकने की तैयारी आती है तभी उसके अंदर कुछ वो कपड़े देखते हैं, उसमें गद्दा देखते हैं, उसके अंदर तकिया देखते हैं। मजदूरों ने कहा कि मैडम ये सामान क्या रखा हुआ है इसके अंदर? वैसे भी बंद हो जाएगा और ऐसा लग रहा है देख के जैसे कि अब बिल्कुल साफ सुथरी चीजें हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, तो ये कपड़े हमें दे दो, वैसे भी आपके किसी काम के तो है ही नहीं। लेकिन महिला ने जैसे ही बात सुनी उसने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं दे सकती। तभी एक मजदूर ने एकदम कपड़े को थोड़ा हटाकर जब देखा तो उसमें इंसान का पैर दिखाई दे जाता है, और जैसे ही इंसान का पैर दिखाई देता है तो एकदम से घबरा जाते हैं। तभी वो दोनों मजदूर एक दूसरे को देखते हैं, महिला से पूछते हैं कि मैडम इसमें तो इंसान का पैर दिखाई दे रहा है, क्या बात है? तो महिला ने कहा कि ये मेरे पति हैं, पति मेरे मर चुके हैं और उनकी मैंने ये समाधि बनवानी है, तो इसलिए आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। वैसे मेरे पति की इच्छा थी कि आप मुझे अपने से दूर मत भेजना, मुझे अपने करीब रखना, इसलिए मैंने ये चैम्बर बनवाया था, इसलिए मैंने ये क्यारी नुमा बनवाया था। आप प्लीज अपना काम कर दीजिए। वो महिला थोड़ी गिड़गिड़ाते हुए और इस तरह की जब बात करने लगती है तभी उन मजदूरों की नजर फिर से उस जगह पे पड़ती है, क्योंकि वो घबराए होते। इंसान को देखने के बाद जाहिर सी बात है डर लगना लाजमी ही था। तब देखते क्या है कि कुछ उसमें मूवमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इंसान है वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है या सांस ले रहा था। तभी उन दोनों मजदूरों ने कहा मैडम अभी तो आप कह रहे थे कि मर चुके हैं, लेकिन ये तो सांस ले रहे हैं। और जैसे ही उस महिला ने ये सुना तो उसके बाद फिर वो मजदूर जो और थोड़ा डर जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मजदूर महिला को, महिला मजदूर को देख रहे हैं। तभी मजदूरों को मौका मिल जाता है, मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि उस महिला ने उन दोनों मजदूरों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। और ये बात अब उस घर से निकलकर जब चारों तरफ फैल जाती है तो लोग एकदम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस समाज में पढ़े लिखे लोग भी आखिरकार ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। क्या है इस चैम्बर के पीछे की कहानी? क्या था उसके अंदर? वो इंसान जिंदा था या मर चुका था? क्या थी उसकी पूरी कहानी? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले की। पुणे जिले में एक थाना लगता है बारामती, और बारामती इलाके में एक जामदार रोड है, और जामदार रोड पर ही एक इंद्रप्रस्थ सोसाइटी कॉलोनी है। सोसाइटी में एक तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 9 है। 1 अगस्त 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 112 नंबर पर पुलिस को फोन पहुंचता है। फोन ये कहा जाता है, बताया जाता है कि साहब एक व्यक्ति जिंदा है। कभी बताते हैं कि एक व्यक्ति मर चुका है, तो कभी बताते हैं कि वो समाधि लेने वाला है। जो भी सूचना दे रहा था बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। 112 नंबर पर जिसने भी फोन रिसीव किया था, रिसीव करने के बाद उन्होंने कई बार कहा कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत, जो भी सूचना है हमें देने की कोशिश कीजिए। तभी कहते हैं कि हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जो हमने आपको एड्रेस दिया है आप उस फ्लैट में जाइए, जाकर आप खुद देख लीजिए, हमें कुछ नहीं पता है। फोन इतना कहा जाता है, फोन कट जाता है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, और 112 नंबर की जो पुलिस होती है लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और जो फ्लैट नंबर 9 होता है इंद्रप्रस्थ सोसाइटी का, बेल दबाई जाती है, और जैसे ही बेल दबाई जाती है तो एक महिला निकलकर सामने आती है। महिला पूछती है क्या बात है, किससे मिलना है, क्या काम है? वो कहते हैं 112 नंबर पर सूचना मिली थी, हम पुलिस वाले हैं, यहाँ पर आए हैं, हमें कुछ बातचीत करनी है, हमें कुछ पड़ताल करनी है। जैसे बात पड़ताल करने की आती है महिला को इतना गुस्सा आता है। गुस्से में आने के बाद कहती है आप लोगों को शर्म नहीं आती? किसी के घर में भी ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओगे? अगर 112 नंबर पर कोई झूठ मूठ की शिकायत कर देगा तो इस बात पर यकीन कर लोगे? यहाँ से जाइए। जब उस महिला ने उन पुलिस वालों को डांटना डपटना शुरू किया है तो पुलिस वालों ने उस महिला से बातचीत करने की कई बार कोशिश की। तभी उस महिला ने कहा कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो देख लेना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूंगी।
मेरी यहाँ बेइज्जती कराने के लिए आए हो, पूरी सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में पुलिस आई है। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वाले दबे पांव चुपचाप ही वहां से निकल आते हैं और वो चुपचाप यहां से जाने के बाद चले जाते हैं। महिला अपना दरवाजा बंद कर लेती है। महिला ने दरवाजा जरूर बंद कर लिया था, लेकिन सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आंखों से कुछ देख रहा था। तभी उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बारामती पुलिस स्टेशन में एसएचओ श्री शैल रामचंद्र चिवाद शेट्टी को फोन करता है और ये पुलिस का मुखबिर भी था। पुलिस को सूचना देता है कि हेलो सर, आप इस खबर को वैसे ही लोगे जैसे 112 नंबर की पुलिस ने लिया है, या सीरियस लेने की जरूरत है? शेट्टी साहब कहते हैं कि बताइए क्या बात है, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं? उसने कहा कि एक सटीक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हाफ मर्डर हो चुका है, हाफ होना बाकी है। अगर आप जरा सा भी लेट हो जाते हैं तो लेट हो गए तो बात खराब हो जाएगी। आपके के पास बहुत चंद मिनटों का, चंद सेकंडों का टाइम है, जल्दी से चले जाइए। जब इस तरह की बात आती है तो इंस्पेक्टर इस मामले को गंभीरता से लेता है। महिला कांस्टेबल, दरोगा, सिपाही अपने साथ लेके चला जाता है और जैसे वो साथ लेके जाता है तो तुरंत ही उसी फ्लैट में पहुंच जाता है। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में बेल दबाई जाती है। महिला निकल के आती है। जैसा महिला का पहले व्यवहार था, महिला का इससे ज्यादा खराब व्यवहार हो जाता है। इंस्पेक्टर को खूब धमकाना शुरू कर देती है, हड़काना शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं आप हमें हड़काइए मत, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जब देखने वाली बात आती है तो महिला एकदम से घबरा जाती है। हालांकि अंदर से ठंडी हवाएं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एयर कंडीशनर, कोई एसी चल रहा हो, लेकिन महिला के चेहरे पे जब पसीना आने लगता है, जब घबराई हुई थी, तभी इंस्पेक्टर कहता है कि हमें आपके घर की तलाशी तो लेनी ही है, आप राजी में नहीं तो फिर हम महिला कांस्टेबल लेके आए हैं। इसी बीच में ये सोसाइटी में खबर आग की तरह फैल जाती है और लोग इसमें एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। इसी बीच में उस महिला का देवर आता है मौके पर, और जैसे महिला का देवर आता है तो वो पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, मेरी भाभी को परेशान क्यों किया जा रहा है? तभी इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि इस घर के अंदर या तो मर्डर हुआ है या फिर होने वाला है। तभी देवर ने जब जैसी बात सुनी, अपनी भाभी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि भाभी, घर दिखाने में आपको कौन सी तकलीफ हो रही है, कौन सी दिक्कत हो रही है, दिखा दो, क्या परेशानी है, अपना ही तो घर है और वैसे भी आपने कुछ किया तो होगा नहीं। जब देवर ने इस तरह का दबाव बनाया, जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार फिर उस महिला को घर दिखाना पड़ता है। जब घर दिखाना पड़ता है तो उससे पहले ही उस महिला ने ये भी बताया कि घर के अंदर मेरे पति रहते हैं, लेकिन पति फिलहाल पासपोर्ट के काम से पासपोर्ट के काम से ऑफिस में गए हैं, बाहर गए, और जो मेरी सास है वो आराम से लेटी हुई है, तबीयत खराब है, आप जगाने की कोशिश मत करना, आप किसी को भेज दीजिए। वो पुलिस वालों को देखेगी तो डर जाएगी, सोचेगी क्यों पुलिस वाले आए हैं। तभी इंस्पेक्टर ने समझदारी से काम लिया, आसपास के किसी व्यक्ति को लिया और लेने के बाद वो कहा कि जाकर देख लीजिए। लेकिन जब देवर साथ में था तो फिर उसके बाद कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। देवर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आप चलिए मेरे साथ। अब उस घर में जाते हैं और जाने के बाद जब देखा जाता है, देखते ही तुरंत इन्होंने तत्काल प्रभाव से यह देखने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। घर के अंदर कमरे में जाते हैं, जाके देखते हैं तो एक बुजुर्ग महिला है, वो वाकई पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी आराम से, और जिस हिसाब से लेटी हुई थी तो उन्हें वो छेड़ते नहीं, कुछ कहते नहीं है। समझ जाते हैं, देवर कह देता है कि हाँ ये ठीक ठाक लेटी हुई है ना, इन्हें लेटने दो। लेकिन अब दूसरे कमरे की तलाशी लेनी थी, और जैसे दूसरे कमरे में जाते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जिसके सर से खून बह रहा है, पास में वहां क्रिकेट का बैट पड़ा हुआ है। और इसी बीच में उन्हें फिर उसको जगाने की कोशिश की, इससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति को कोई होश नहीं आ रहा था। जब होश नहीं आ रहा था तो पुलिस ने तत्काल ही एम्बुलेंस की मदद से उस व्यक्ति को एक जुबली हॉस्पिटल था, उस जुबली हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। अब यहाँ पूछा जाता है इस देवर से कि इस घर में कौन कौन रहते हैं, तो उस वक्त इस महिला का जो पति है वो तो खैर इसमें घायल अवस्था में था ही, जिसको वहां भेज दिया जाता है। इसके 2 बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चे उस वक्त मौके पर नहीं थे। पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले की जांच में जुट जाता है। उस व्यक्ति को 1 अगस्त को भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में। 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त को होश आता है। इनकी 4 अगस्त को तीसरे दिन, चौथे दिन जब होश आता है, जब उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, क्या बात नहीं है, तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा था, एक व्यक्ति और साथ था। और जो भी वो बता रहा था, बताते बताते एकदम से रोने लगता है। इसी बीच में पुलिस वाले उसे शांत करते हैं। शांत करने के बाद कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो प्रवीण प्रकाश जगताप जिसका नाम होता है, उम्र जिसकी 41 साल के आसपास होती है, वो मशहूर कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। 10 साल पहले उसकी शादी होती है शर्मिला जगताप नाम की एक महिला से, जो कि बी फार्मा का पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद उसको 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और फिर से क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं तो इस वजह से वो नौकरी छोड़ देती है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उस महिला ने ये बताया अपनी जांच पड़ताल में कि जो उसका पति था, बच्चे पैदा होने के बाद उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम अब नौकरी नहीं करोगी।
लेकिन बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, समझदार होने की कोशिश कर रहे थे। महिला कहती है अपने पति से कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नौकरी ज्वाइन करने दो। पति इस बात पर ऐतराज करता था, अपनी पत्नी को बेहिसाब तरीके से मारता था, पीटता था, और यही बात कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण बन जाता है। वक्त आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पति और पत्नी के बीच में विवाद बढ़ने लगता है, मारपीट की स्थिति ज्यादा होने लगती है, और महिला की जो मनोस्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती है। अब महिला ने सोचा कि क्यों ना ऐसा पति को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसके बाद फिर कोई रोकने वाला टोकने वाला होगा नहीं, आराम से वो नौकरी करेगी और अपने जो पढ़ाई लिखाई है उसका वो फायदा उठाएगी। तो सबसे पहले ऐसे बताया जाता कि 13 और 14 जुलाई को उसने अपने पति को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कोई नो रिजल्ट आता है, और वो इस नो रिजल्ट में फिर वो आगे कुछ प्लान करती है। उसने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे क्या आदमी की हत्या भी हो जाए, मारा भी जाए, और इस बात का किसी को पता भी ना चले। पति के रहते हुए ही उसने अपने पति से कहा कि देखो, बालकनी का थोड़ा सा हिस्सा है, खाली रहता है, मुझे पेड़ पौधों से कितना प्यार है, क्यों ना हम एक छोटा सा चैम्बर बनवाएं और उस चैम्बर में हम आराम से पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली होगी तो कितना अच्छा लगेगा। पति ने यह बात सुनी और सुनने के बाद कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मजदूर बुलवाए जाते हैं, एक छोटा सा चैम्बर बनवाया जाता है, लगभग 2.5 फुट की उसकी ऊंचाई होती है, 5 फुट की उसकी चौड़ाई होती है। तैयार कर दिया जाता है। पति को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि हो क्या रहा है, पत्नी के दिमाग में चल क्या रहा है। मारपीट होना या कहासुनी होना तो ये ठीक था, लेकिन इससे बड़ी बात होने वाली थी। बड़ी बात यह होने वाली थी 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को इस महिला ने, अब हालांकि इससे पहले ही अपने जो बच्चे होते हैं तो वो अपने मायके पहुंचा देती है। घर के अंदर उसकी सास होती है, उसका पति होता है। सास कहीं जग ना जाए इसलिए सास को भी उसने खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर दे दी और उसने पति को भी अपने नशीली दवाइयां मिलाकर दे देती है जूस के अंदर। पति जैसे ही जूस पीता है उसके बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाता है, और जैसे ही बेहोशी की हालत में होता है उसके बाद क्रिकेट का बैट उठाती है और बैट उठाने के बाद एक के बाद एक अपने पति के सर में मारना शुरू कर देती है। और जैसे पति को मारती है तो उसके बाद फिर पति बेहोश हो जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है। उसने पति की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, हिलाने डुलाने की कोशिश की। पति ऐसा लग रहा था जैसे क्या मर चुका है। उसके बाद उसने अपने पति को चादरों में लपेटा, वहां पर चैम्बर में गद्दा रखा। गद्दा रखने के बाद उसको खींच खांच कर किसी तरकीब से जाकर उसके अंदर रख देती है और जो बाकी कपड़े होते हैं उस कपड़े को ढक देती है। अब उसने पहले से ही स्लैब का इंतजाम कर रखा था, जो जैसे मार्बल का स्लैब होता है, लेकिन वो भारी था। मजदूर लाके पहले रख तो गए थे उसको, लेकिन वो महिला अकेली उठा नहीं पाती है, और जैसे उठा नहीं पाती है तो वो परेशान हो जाती है। 1 अगस्त 2026 की दोपहर का समय हो रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना 2 मजदूरों को बुलाया जाए। मजदूरों के पास जाती है, उन मजदूर के पास काम नहीं था, उनके काम की जरूरत थी। उनसे बातचीत तय कर ली जाती है। मजदूरों से बताया जाता है कि थोड़ा सा प्लास्टर करना है और ये स्लैब उठा के ऊपर रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मजदूर पहुंच जाते हैं, और जब मजदूर जाते हैं तो उन्हें कपड़े पसंद आ जाते हैं, नए कपड़े होते हैं। बस ये सोच करके देखो मैडम, आप इन कपड़ों को वैसे भी इसके अंदर पैक कर रही हो, अगर हमें दे दोगी तो क्या जाएगा आपका। तभी महिला कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। मजदूरों को दिखाई दे जाता है पैर, और जब पैर दिखाई देता है तब महिला से पूछा जाता है, तो महिला कहती है कि मेरा पति मर चुका है, मैं उनकी समाधि बना रही हूँ, उनकी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा पूरी कर रही हूँ। भैया हो सके तो अंतिम इच्छा पूरी करवा दीजिए। लेकिन उस जगह को और गौर से देखते हैं तो वो व्यक्ति जिंदा था, सांस ले रहा था। और जैसे सांस ले रहा था तब उन लोगों ने पूछा तो उस महिला ने कहा नहीं नहीं, ये मरने की बात तुमने शायद गलत सुनी होगी, ये जिंदा हैं और ये जीते जी समाधि लेना चाहते हैं। तभी ये मजदूर भागते हैं, पुलिस को 112 नंबर पर फोन कर रहे थे। मजदूर थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बहुत सारी जानकारी थी। 112 नंबर पर फोन जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस तक बात पहुंच जाती है। और पुलिस 112 नंबर वाली समझ नहीं पाई, महिला इतनी चालाकी से अपना काम कर गई थी। लेकिन जब बात एसएचओ तक पहुंचती है, एसएचओ ने इस महिला से जब पूछताछ करना शुरू किया है, तब पता चला कि वो महिला अपने पति का मर्डर करना चाहती थी। 13 और 14 जुलाई वाली बात जो आती है, पास में कुल्हाड़ी भी पाई जाती है। अभी बहुत सारे पहलू हैं, पुलिस बहुत सारे पहलुओं की जांच पड़ताल करना चाह रही है। पति को होश आ जाता है, पूरी कहानी बयां करता है। जो बयां कर रहा था तो वो फूट फूट कर बहुत ज्यादा रोने लगता है। बार बार वो एक ही बात कर रहा था कि मेरे पत्नी के साथ कोई और व्यक्ति था। क्या बाकी और व्यक्ति था या नहीं था, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा, और 5 अगस्त 2026 को इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है उस व्यक्ति के पिता की तहरीर के आधार पर। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पूरी सोसाइटी में लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार वो महिला कर क्या रही थी, क्यों वो अपने पति को मारना चाहती थी। सिर्फ इसलिए कि वो उसका पति उसको नौकरी नहीं करने दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो उसको मारता पीटता था, या सिर्फ इसलिए कि इस तरह की खबरें आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं कि महिलाएं अपने पति को मार रही हैं। लेकिन ये पति बड़ा ही भाग्यशाली निकला, बहुत ही लकी निकला कि ये मरने से पहले जीवित हो गया। नहीं तो जिंदा आराम से उस
में दफन हो जाता और फिर वो कितना ही चीखता, कितना ही चिल्लाता, उसका कभी पता नहीं चलता। लेकिन भला हो उस व्यक्ति का जो सोसाइटी में था, उसकी नज़र पड़ जाती है उस चैम्बर पर, उस क्यारी पर, क्योंकि 112 नंबर की पुलिस तो फेल हो चुकी थी। तब उसने थानेदार को फ़ोन किया और थानेदार को फ़ोन करने के बाद पूरी कहानी बयां की, तब ये लोगों के सामने आए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।